Fine, fine. A very good evening. I am Nishita. On behalf of Team Clarnet, welcome every doctor on today's webinar, Visceral Adiposity and Diabetes, the Missing Link. Clarnet is proud to be associated with with Uttar Pradesh Diabetes Association as a digital partner. Now I am going to play Clarnet's video. Please have a look. Thank you so much for the patience. Now, I would like to hand over the session Dr. Narsingh Verma, sir. Sir is a professor, Department of Nikita, I don't think you require any introduction. Take over. Thank you very much. Thank you, Clarnet, for giving this platform. And in this UPDA ki Pathshala, I welcome you all. Since Secretary UPDA, Dr. Sanjay, has not yet joined, no problem. I think I will take over. And in this series, जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रारंभ से, यूपीडीए की पाठशाला ये प्रयास है कि हम किस प्रकार अपनी मातृभाषा हिंदी में मेडिकल साइंस को समझ सकते हैं और मेडिकल साइंस के कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जिनको आम तौर पर हम प्रैक्टिस के समय ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसी सीरीज में आज हमारे साथ पाठशाला के इस अध्याय में डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव इस समय यूपीडीए के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने एमबीबीएस और एमडी केजीएमयू से किया है। डायबिटीज में उन्होंने विदेशों से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और पिछले 25 वर्षों से वो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में जुड़े हुए हैं लखनऊ शहर में, और देश विदेश के प्रतिष्ठित सेमिनार समारोहों में उन्होंने अपनी वक्तृता दी है और डायबिटीज के विषय में उनका गहन अध्ययन है और एक्सपीरियंस है। तो मैं आज के प्रोग्राम को शुरू करने के पहले ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे साथ डॉक्टर स्नेहलता वर्मा जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्नेहलता वर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी और जो कि इस समय मेरठ मेडिकल कॉलेज में सहायक, या हम पूरी तरह से वो भूल रहे हैं, प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और डायबिटीज़ में उनका काफ़ी अच्छा काम है, रिसर्च है अपनी, और हम लोगों ने तमाम कॉन्फ्रेंसेस में देखा है कि डॉक्टर स्नेहलता वर्मा अपने देती रहती हैं, व्याख्यान भी देती रहती हैं, प्रेजेंटेशन भी करती रहती हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव से कि वो पहले अपनी 15, 20, 25 मिनट जो भी देना चाहते हैं अपनी वक्तृता दें, और आज लोग बताने वाले हैं किस प्रकार से ये जो फैट है हमारी बॉडी में जो कई जगहों पर इकट्ठा होता है, कैसे इकट्ठा होता है और कैसे वो डायबिटीज को प्रभावित करता है। क्योंकि फैट की आवश्यकता भी है, परंतु आवश्यकता से अधिक हो जाने पर किस प्रकार से वो रोगों का कारण बन जाता है और उसका महत्व डायबिटीज के बढ़ने में, डायबिटीज के कंट्रोल होने में, डायबिटीज के हो जाने में क्या है। तो आज हम लोग सुनेंगे डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव से फैट के बारे में, जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में इकट्ठा हो गया है उसके बारे में वो बताएंगे और कैसे वो डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। तो मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव का कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और उसके बाद मैं और डॉक्टर स्नेहलता वर्मा डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव से कुछ प्रश्न पूछेंगे। और आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, उनसे मेरा आग्रह है कि अपने प्रश्न तैयार रखें, उनको क्यूए पर या हमारे इसमें जो उसमें अपने प्रश्न डालते रहें, जिससे कि उनको हम लोग लेंगे और आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। मैं डॉक्टर मनोज से आग्रह करता हूं कि वो अपना प्रारंभ करें। धन्यवाद डॉक्टर वर्मा। मेरी आवाज शायद पहुंच रही है आप लोगों के पास? पहुंच रही है आपकी आवाज, बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा यूपीडीए के लिए। यदि भी मैं उसका खुद एक सदस्य हूं, पर आज यूपीडीए ने मुझे निमंत्रण दिया है कि इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिन प्रतिदिन
लोगों में अत्यधिक पॉपुलर होता जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म में यूपीडीए की पाठशाला में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। दूसरी बात एक और है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा अपॉलॉजी या थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा कि हमने टॉपिक में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। टॉपिक हमारा है विसरल एडिपोसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज, द मिसिंग लिंक। विसरल एडिपोसिटी की जगह मैंने एक दूसरा टर्म यूज किया है, एक्टोपिक फैट। ये फैट, एक्टोपिक फैट के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको फर्दर देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टॉपिक में थोड़ा सा परिवर्तन है और इस दोनों चीजों में, विसरल एडिपोसिटी में और एक्टोपिक फैट में क्या फर्क है, इसके बारे में हम लोग अभी अपने टॉक में ही डिस्कस कर लेंगे। तो मैं अभी चाहूंगा कि मैं अपने टॉक को शेयर कर सकूं। तो तो मेरे समय स्लाइड आप सबको विजिबल हो रही है, सब लोग देख सकते हैं? हेलो? Yes, sir. Your slide is visible. डॉक्टर वर्मा, हाँ प्लीज, स्लाइड इज विजिबल। तो आज का टॉपिक, जैसे कि हम लोगों ने कहा है कि एक्टोपिक फैट एंड डायबिटीज, इसको रखा है, ना कि विसरल एडिपोसिटी। थोड़ा सा परिवर्तन है। एक्टोपिक फैट एक बड़ा टर्म है, जो बड़ा more comprehensive, more encompassing terminology as compared to visceral adiposity. And visceral adiposity is basically deposit of fat in the visceral organs like liver and pancreas. But when you talk about ectopic fat, it is fat which is present in so many other parts of the body outside the visceral area. For example, the perivascular fat, the epicardial fat, fat in the muscle tissues. So that makes ectopic fat a much more wider term as compared to visceral adiposity. What is this ectopic fat? Now, ectopic fat is defined as storage of triglycerides or fat in tissues other than the adipose tissue that normally contains very little or negligible fats. For example, the liver, skeletal muscle, heart, and the pancreas. So there's a difference because this fat is not deposited in the adipose tissue. So if there's a deposition of fat in the adipose tissue, that is a normal phenomenon. But if it happens outside the adipose tissue, then it becomes ectopic. So what is the effect of this ectopic fat deposition? जब ये फैट एडिपोज टिश्यू के अलावा टिश्यूज जो हैं उनमें जाके डिपॉजिट होने लगता है, then it starts interfering with the metabolic functions at both the cellular level as well as the organ level. तो ये दो तरह के डिपॉजिट हो जाते हैं एक्टोपिक फैट के। वन ऑफ देम इज इंटरसेल्युलर, मतलब दो सेल्स के बीच में डिपॉजिट होता है, और दूसरा होता है which accumulates inside the cell, which is intracellular. तो इंटरसेल्युलर फैट होता है वो बेसिकली ऑर्गन फंक्शन को डैमेज करता है through the parakine effects released to the adipokines as well as some mechanical pressure that it applies on the tissues. लेकिन जो इंट्रासेल्युलर लिपिड होता है, that is responsible for the metabolic consequences and including the insulin sensitivity. So it is very important to find out if these tissues which are insulin sensitive, if they start accumulating lipids inside their cells, then they will tend to have a state of insulin resistance. Now the question arises, how ectopic fat cause insulin resistance? तो ectopic fat insulin resistance कैसे पैदा कर लेता है? ये बहुत दिनों से हम लोगों की जानकारी थी कि फैट और डायबिटीज के बीच में कोई रिश्ता है, और ये खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज में, जहां पे कि मरीज अक्सर वेट में ज्यादा होते हैं और ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, इनमें इस तरह की प्रॉब्लम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस देखी जाती है। और इसके लिए वन ऑफ द सेमिनल स्टडीज दैट वर डन वाज बाय रैंडल some 60 years ago. In 1963 he published his paper on the role of free fatty acid and development of type 2 diabetes and insulin resistance. So what did Randall do? Randall, in an experiment, infused high concentration of free fatty acid in rat myocytes. और उसने देखा जब rat myocyte पे ये high level of
फ्री फैटी एसिड इन्फ्यूज किए जाते हैं, दे स्टॉप टेकिंग अप ग्लूकोज विच इज इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज. And he said that the reason behind this is that there is some sort of a commonality between the oxidation of fatty acid and oxidation of glucose. कुछ सिस्टम दोनों का मिक्स कर जाता है. तो जब हाई लेवल ऑफ फैटी एसिड सेल के अंदर आ जाते हैं तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ज्यादा होने लगता है और उसके बनस्पत जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि एंजाइम सिस्टम दोनों के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. और ऐसी स्थिति में ग्लूकोज अनयूटिलाइज्ड अनऑक्सीडाइज्ड सेल के अंदर पड़ा रह जाता है. और जब ये ग्लूकोज हाई लेवल में सेल के अंदर रहता है तो फर्दर ग्लूकोज की एंट्री बंद हो जाती है. और जो ग्लूट रिसेप्टर्स हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 रिसेप्टर्स, जो कि सेल के ऊपर होते हैं जहां से ग्लूकोज अंदर आता है, विच इज बेसिकली इंसुलिन मीडिएटेड, ये रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं. देयर इज अ डाउनग्रेडिंग ऑफ रिसेप्टर्स एंड देयरफॉर द सेल्स बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट. इस डायग्राम रैंडल हाइपोथेसिस को दिखा रहा है. बहुत सारी फ्री फैटी एसिड जब अंदर आते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ग्लूकोज फर्दर ऑक्सीडेशन के जाता है, उसके एंजाइम्स में इंटरफेरेंस होने लगता है. तो रैंडल की हाइपोथेसिस थी, तो इस कंडीशन में जब बहुत सारा फैटी एसिड हमारे सेल के अंदर आता है, मसल सेल के अंदर, तो ग्लूकोज के लेवल बढ़े रह जाएंगे सेल के अंदर. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल बढ़ा रहेगा और हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो कि यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, तो इसका लेवल कम हो जाएगा. दिस इज व्हाट द रैंडल हाइपोथेसिस सजेस्टेड. और ये हाइपोथेसिस करीब अगले 30 साल तक ऐसे ही चलती रही. सबने यही माना कि फ्री फैटी एसिड की वजह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और सारा का सारा ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म फ्री फैटी एसिड में जुड़ जाता है. फिर आया एक ऐसा सिस्टम हमारे पास जिसको कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने सेल के अंदर झांकना शुरू कर दिया और सेल के मेटाबॉलिज्म को हम लोग फॉलो करने लगे. एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए शुलमैन, और उन्होंने बहुत सारा वर्क एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे किया और उन्होंने रैंडल हाइपोथेसिस को भी देखने की कोशिश की. एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट व्हाटएवर वाज देयर इन रैंडल हाइपोथेसिस इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्या कॉन्ट्रडिक्शन मिला? रैंडल हाइपोथेसिस के हिसाब से ग्लूकोज लेवल हाई होना चाहिए था सेल के अंदर, G6P हाई होना चाहिए था और हेक्सोकाइनेज लो होना चाहिए था, विच इज सजेस्टिव ऑफ पुअर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन. लेकिन शुलमैन की फाइंडिंग में क्या मिला? ग्लूकोज लेवल्स लो मिले सेल के अंदर, लो G6P मिला और हाई हेक्सोकाइनेज मिला. इसके मतलब ग्लूकोज ऑक्सीडेशन चलता रहा, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन बंद नहीं हुआ. This suggested normal glucose oxidation, and now there is a new theory which says reverse Randall's hypothesis, which says that glucose oxidation is not interfered with. Then what actually is happening? Reverse Randall hypothesis suggests that excess free fatty acid which enters the cell overwhelms the oxidative system. तो यहाँ पे free fatty acid का complete oxidation नहीं हो पाता है और free fatty acid partial oxidation होता है, क्योंकि इतना सारा free fatty acid अंदर कर जाता है सेल के अंदर, सिस्टम को overwhelm कर जाता है. अब partial oxidation की वजह से कुछ ऐसे intermediate metabolites fatty acids के, और ये intermediate metabolites जो हैं वो जाकर इंसुलिन सिस्टम को जाके कन्फ्रंट करते हैं और वहां पे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं. और दूसरा काम ये होता है, क्योंकि फ्री फैटी एसिड पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं ऑक्सीडेशन में, वो जाके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं और सेल के अंदर फैट की डिपॉजिट के फॉर्म में, ऑयल ग्लोब्यूल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं. ये टॉक्सिक इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? Commonest one are diacyl glycerol, acyl coenzyme A and ceramides. DAG बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है विच इज टॉक्सिक. ये जाकर PKC आइसोफॉर्म्स जो होते हैं लिवर और मसल सेल्स में, दीज आर इंपॉर्टेंट इंसुलिन डिपेंडेंट आइसोफॉर्म्स, और ये जाकर उन आइसोफॉर्म्स के लेवल बढ़ा देता है एंड डिक्रीजेस द इंसुलिन मीडिएटेड GLUT4 एक्टिविटी, क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. और हम इस डायग्राम को दोबारा देखें तो क्या हो रहा है कि फैटी एसिड बहुत सारा अंदर आ रहा है और फैटी ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो इनकम्प्लीट हो रहा है. Probably some degree of mitochondrial stress is also there, which is not able to complete the fat oxidation. और ये intermediate products like DAG हैं, वो जाके PKC लेवल को इंक्रीज करते हैं, which then affects the insulin cascade
and the blood translocation, leading to a decrease in glucose, and the plasma glucose cannot enter into the glucose, and there is a state of insulin resistance. Partly this intermediate metabolites may also get converted into triglycerides, and which are deposited as lipid. So whenever there's lipid deposition, simply means there's increased fatty acid and there is resistance to the insulin action. Question comes, where does this ectopic fat come from? Just to remember your physiology, the sensitivity of body tissues to insulin. Some of the tissues in the body are very, very sensitive to insulin. For example, the muscle cells, the liver cells, and the fat cells. Now, what actually happens is, myocytes are responsible for majority of the glucose uptake, which is insulin mediated. So if in any case, the myocytes are, the functions are interfered by the fat, then the patient will land up with type 2 diabetes. On the other hand, the non-insulin dependent tissues like nephrons, retinal cells, and neurons are there. They do not require insulin for their uptake. So whenever there is a very high level of glucose in the body, hyperglycemia of type 2 diabetes, then because of the insulin resistance in the myocytes, hepatocytes, and adipocytes, this excess glucose cannot enter into these cells. So these cells are safe. They do not develop the damage of diabetes. But on the other hand, nephrons, retinal cells, and neurons, they are not insulin dependent, so they cannot prevent the entry of glucose if it is in hyper state, and therefore they are the ones which basically get the maximum brunt of the hyperglycemia. So nephrons, retinal cells, and neurons get damaged because they don't show or don't exhibit insulin resistance. In the myocyte or in the insulin resistant cells, we are taking myocytes as a typical example of an insulin dependent cell. They can use both fat, that is in form of free fatty acid, or glucose as the choice of fuel substrate. और वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो डिपेंड करता है किस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है. जब हम खाली पेट रहते हैं, फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, तब हमारे पास ग्लूकोज की थोड़ी कमी रहती है. और उस स्टेट में क्या होता है कि हम जो मायोसाइट्स हैं, जो मसल सेल्स हैं, वो फ्री फैटी एसिड का यूज करते हैं एज द प्राइमरी फ्यूल. इस वजह से जिससे कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो और ये ग्लूकोज फिर यूज कर सके ब्रेन सेल, जो कि सिर्फ ग्लूकोज के अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता. तो उस स्टेट में ग्लूकोज को हम वहां पहुंचा देते हैं और मसल सेल्स और बाकी इंसुलिन डिपेंडेंट सेल्स फ्री फैटी एसिड को इस्तेमाल करते हैं एज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी. और जब हमारे पास बहुत एक्सेस ऑफ ग्लूकोज आ जाता है, जैसे हम खाना खाने के बाद, तब ये सेल्स इंसुलिन के साथ एक्शन लेके ग्लूकोज को अपने अंदर कर लेते हैं. ग्लूकोज ऑक्सीडेशन बिकम्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल एंड these cells become sensitive to insulin also. Type 2 diabetes में क्या होता है? The basic defect that happens at the cellular level is there's an impaired switching from fatty acid to glucose oxidation in response to insulin, even in the fed state. तो free fatty acid का oxidation वो सिर्फ पोस्ट फेड स्टेट में, फास्टिंग स्टेट में नहीं, बट पोस्ट फेड स्टेट में जब ग्लूकोज हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तब भी हमारे सेल्स जो हैं उस ग्लूकोज की जगह फ्री फैटी एसिड को इस्तेमाल करते रहते हैं. दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी. तो ये मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू स्विच बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू एनर्जी सबस्ट्रेट, ग्लूकोज एंड फैट, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड नीड. तो जैसी हमारी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली हम कभी ग्लूकोज ले लेते हैं, कभी फैट को यूज करने लगते हैं. जैसे कि ये आदमी जब सो रहा है, आप देखेंगे कि उसका मेन सोर्स ऑफ फ्यूल इज फैटी एसिड. इस फैट इंक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, कुछ ग्लाइकोजन स्टोरेज चला जाता है, और लिपिड के लेवल पे देयर इज लाइपोलिसिस, इंक्रीज फ्री फैटी एसिड्स आर रिलीज्ड, so they can go there in the muscles and they get oxidized. Fatty acid storage is reduced. और जब आदमी खाना खा रहा होता है तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ जाता है, लाइपोलिसिस कम हो जाती है, मतलब फ्री फैटी एसिड रिलीज ही कम हो जाता है, क्योंकि हमें अब जरूरत नहीं है, हम ग्लूकोज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए. ऐसे जब मरीज या व्यक्ति जब कुछ काम कर रहा होता है, कार्य में प्रगतिशील होता है, तब उसको फैटी एसिड और ग्लूकोज दोनों का ऑक्सीडेशन मिल जाता है. और जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो देखिए फैटी एसिड से भी फ्यूल मिल रहा है, ग्लूकोज से भी फ्यूल मिल रहा है, लाइपोलिसिस भी बढ़ गई है और फैटी एसिड स्टोरेज कम हो गया है.
एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आजकल एक हाइब्रिड कार की बात चल रही है जहां पे कि वो पेट्रोल और बिजली दोनों से चल सकती है। तो शुरुआत में उसको रैपिड पावर के लिए पेट्रोल चाहिए होता है और फिर एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए उसको बिजली से काम चलाती है। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म में भी हमारे साथ है, रैपिड एनर्जी के लिए हमको अबंडेंट ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज स्पेयरिंग एफिशिएंसी हमको फैट से मिलती है। फैट के साथ हमको याद रखना चाहिए इसका रेस्पिरेटरी कोशेंट कम होता है, लेस देन 1 होता है, इसलिए कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ज्यादा एटीपी निकाल सकता है as compared to the glucose. So if you look at the energy efficiency, it is much better with the fat as compared to the glucose. जब बॉडी के अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये स्विच ओवर फ्रॉम ग्लूकोज टू फैट ग्लूकोज ये बंद हो जाता है और हम क्या करते हैं, सिर्फ फैटी एसिड को इस्तेमाल करने लगते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आप इसको देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लू स्पॉट्स हैं ये ग्लूकोज हैं और जो रेड स्पॉट्स हैं वो आपके फैट सेल्स हैं। तो देखिए जब मील लेते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ग्लूकोज होती है और जैसे जैसे हम खाने से दूर होते जाते हैं, फास्टिंग स्टेट में पहुंचते हैं, हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी फैट हो जाती है। एंड दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। आवर बॉडी इज फ्लेक्सिबल टू दैट। जो मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइप 2 डायबिटीज में जो देखी जाती है, उसमें फैट ग्लूकोज का इंटरचेंजिंग प्रोसेस कम हो जाता है एंड थ्रू आउट द स्टेट इट इज द फैट व्हिच इज बीइंग यूज्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। So what is this excess fat in insulin sensitive cells doing? Number one, it is stored as fat as triglyceride, and this is known as the ectopic fat. It is known, why is it known as ectopic? Because it is being deposited in an area where it is not meant to be. It is not an adipose tissue, but still it is being deposited inside the muscle, inside the visceral organs. There is impaired oxidation of free fatty acid leading to production of toxic intermediaries. And lastly, a state of metabolic inflexibility which causes free fatty acids continues to act as a primary fuel substrate despite excess availability of glucose in circulation, and this is what we call as insulin resistance. A very interesting example is that of lipodystrophy. आपने कुछ cases देखे भी होंगे। तो lipodystrophy is a pathological condition in which there is an abnormal loss of body fat. कुछ तो congenital conditions होती हैं lipodystrophy की, और इन condition पे बहुत severe degree of insulin resistance मिलता है, जबकि यहाँ कोई फैट नहीं है। These patients do not have subcutaneous fat or visceral fat, but they have very high degree of insulin resistance. कुछ acquired condition में भी lipodystrophy मिल जाती है। HRT के पेशेंट्स जो ART के पेशेंट जो HIV की ट्रीटमेंट लेते हैं लाइक ज़िडोबुटीन, उन पेशेंट्स में भी अक्सर acquired lipodystrophy मिल जाती है। तो होता क्या है, जब इन लोगों के अंदर फैट सेल्स खत्म हो जाते हैं तो ये स्टार्ट कर देते हैं स्टोर करना अपने फैट को इनटू द ऑर्गन सिस्टम लाइक द मसल्स, द लिवर, द पैनक्रियास, द पेरिकार्डियम, द एपिकार्डियम, यहां पर सब डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से इनके अंदर बहुत सीवियर डिग्री ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो आप कहेंगे जिसको ओबेसिटी में जहां पे फैट की कोई कमी नहीं है, वहां पे ये डिपॉजिट क्यों हो जाता है इनसाइड द एक्टोपिक एरियाज, और वहां क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है? इसमें तो मान के चलते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी है, यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट और फैट है ही नहीं, तो हमको स्टोर करना पड़ता है जितना भी फैटी एसिड और फ्री जो फैट है वो अपने एक्टोपिक ऑर्गन्स में डिपॉजिट करना पड़ता है। But an example is when you have obesity, again remember that obesity can be of two types. We're going to discuss this very. The obesity could be with hyperplasia of the adipose tissue or it could be hypertrophy of the adipose tissue. इन दोनों में क्या फर्क होता है? हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं जब एडिपोज टिश्यू को एक्सपोज होता है टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट, तो ये इतने सारे फैट को अपने अंदर ले लेता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं और उसमें मल्टीपल स्मॉल छोटे-छोटे कई सारे ड्रॉपलेट्स मिल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ स्टेट ऑफ हाइपरट्रोफी। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं बढ़ते हैं बट द सेल्स कीप ऑन इंक्रीज इन साइज, ये फैट कंटेंट बढ़ता जाता है, फैट और आता जाता है और ये सेल्स और बड़े होते जाते हैं साइज में। And there's a time which comes then these cells are not able to take up any more fat. ये hypertrophic cell पूरी तरह से जिसको कहिए भर गए हैं फैट के साथ कि अब ये और फर्दर फैट को नहीं ले पाएंगे। अब क्या होगा, अगर इसके बाद भी आप फैट सप्लाई करते रहेंगे, ज्यादा खाते रहेंगे, ज्यादा लाइपोलिसिस होती रहेगी, ये सारा फैट अब इसके अंदर नहीं जा पाएगा। अब वो कहाँ जाएगा? into the visceral organs like liver, the pancreas, again in the muscle cells.
तो हाइपरट्रोफी के बाद सेल साइज बढ़ जाते हैं, फ्री फैटी एसिड रिलीज बढ़ जाता है, एडिपोनेक्टिन कम हो जाता है, एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस गो अप, देयर इज हाइपोक्सिया एंड फाइब्रोसिस एज वेल। बहुत सारी ब्लड वेसल्स रन करती हैं थ्रू दीज adipose tissues, and when the size of the adipose tissues goes up, these blood vessels are compressed, and that leads to a state of ischemia or hypoxia. Hyperplasia में ये सारी चीजें नहीं होती, तो this is a much more metabolically stable condition. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ओबेसिटी में भी हमारे पास एक्टोपिक फैट डिपॉजिट हो रहा है। जहां पे फैट नहीं था वो तो माना, वहां पे तो एक्टोपिक डिपॉजिट ही होगा, और जहां पे फैट बहुत ज्यादा अमाउंट में है बट हाइपरट्रोफिड फॉर्म में है, वहां पे दे कैन नॉट फर्दर टेक अप द फैट फ्रॉम द सर्कुलेशन, एंड दिस फैट विल गो एंड डिपॉजिट इन द मसल्स, इन द लिवर, इन द पैंक्रियास. This is again a slide which shows what we have been talking about. When there is excess calorie, increased intake or reduced energy expenditure, this causes subcutaneous stores are overwhelmed. These subcutaneous stores may be compromised because of genes, ethnicity, and aging process. There's a fat spilling over. Fat spilling से क्या होगा? Fat spill करके visceral organ में चला जाएगा, into the retroperitoneal tissues, in the hepatic lipid accumulation, muscle, pancreatic beta cell, as well as prevascular function. All this will lead to a state of insulin resistance. And if there is beta cell dysfunction along with that, then you will land up with hyperglycemia. So how does this free fatty acid is achieved from the ectopic fat? Availability of free fatty acid is through an enzyme known as hormone sensitive lipase or HSL. It is the rate limiting enzyme, and it causes the intracellular triglyceride hydrolysis, and it causes mobilization of free fatty acid from the adipose tissue. And if somehow there's alteration in the HSL expression, then the changes in lipolysis will take place, and various physiological and pathological states can happen. The major hormones controlling the lipolytic process are catecholamines, which stimulate lipolysis, and insulin, a very important inhibitor of lipolysis. The insulin levels कम हो जाती हैं, जैसे कि type 2 diabetes में, whether because of relative or absolute lack, whatever the reason being, then lipolysis inhibition कम हो जाता है. And there's more release of free fatty acid. The adrenal system again acts through the CMP pathway, and insulin also acts finally through the CMP pathway. Important thing to remember is that the anti-lipolytic effect of insulin is reduced in insulin resistant state, so there's more flooding of free fatty acid in a state of diabetes. And what happens to these fatty acid? Excess fatty acid will cause fatty acid flux, and again defect in the adipocyte fatty acid metabolism. Again the fatty acid is released for the food fatty acid as well as the adipose tissue fatty acid. All of them cause increased fatty acid influx into the skeletal muscle, into the liver, and there it causes ectopic lipid deposition. And once that happens, it causes insulin resistance, as we have already discussed in the previous slides. Fats and the South Asian. So coming on to our population is more prone to develop ectopic fat deposition as compared to Caucasians with similar body weight and adiposity. And the reason is due to genetic factors and phenotypic characteristics, we are marked by poor muscle mass and very low subcutaneous adiposity. हमारे adipose tissue ही बहुत कम होते हैं in the subcutaneous fat. और इसकी वजह होती है because of poor muscle mass, they have more adiposity. And because of this low subcutaneous adiposity, fat आसानी से spill over करता है into the ectopic sites with resultant metabolic consequences. Maternal malnutrition का एक बहुत बड़ा रोल है. जब हमारे माँ किसी भी वजह से malnourished है during pregnancy, तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है? बच्चे का मसल मास कम हो जाता है, बच्चे की एडिपोस टिश्यूज कम हो जाते हैं, खास तौर से सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू, as a result of the condition known as thrifty phenotype. और जब ऐसा होगा तो what is going to happen when these patients are exposed to high levels of fat later on in life, जब उनको खाना अच्छी तरह से मिलने लगता है और बहुत ज्यादा खाना फैट खाने लगते हैं, उनके एडिपोस टिश्यू इस लायक नहीं होते हैं कि उसको स्टोर कर सकें, और वो सारा का सारा डाइवर्ट हो जाता है इनटू दी visceral organs and muscle cells. So targeting the maternal malnutrition is a primordial means of prevention of ectopic fat accumulation. तो अगर हमें आगे के फ्यूचर के लिए अगर हमको टाइप 2 डायबिटीज रोकनी है तो हमें मदर के ऊपर एक्शन लेना है, वहां उसके मैलनरिशमेंट को रोकना है, जिससे कि बच्चों के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोसिटी रहे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मसल मास रहे.
कैन वी रिड्यूस द एक्टोपिक फैट? अब सवाल ये उठता है कि हम एक्टोपिक फैट को कम कर सकते हैं? हाँ, एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, चाहे हमारा वेट कम हो चाहे वेट कम ना हो, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इट इंप्रूव्स द मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमें मालूम है हम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, दिस take a changeover from fat to glucose in the fuel substrate, that has become a very difficult thing to achieve, and therefore these patients have metabolic inflexibility. और इसको improve करने का सबसे अच्छा तरीका है exercise. This improves the insulin sensitivity independent of weight change. इसके अलावा weight reduction खुद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी और फॉर्म से भी वेट रिड्यूस कर लेते हैं, तो भी आपका एक्टोपिक फैट कम हो जाता है। Both the ectopic and visceral fat are very responsive to weight loss. A weight loss of around 10% of the initial body weight in an abdominally obese person can reduce the visceral fat by almost 30%. As much as 50% of liver fat can be mobilized with just 10% of weight loss. So थोड़ा सा weight loss और ectopic fats की clearing बहुत fast हो जाती है। Dietary fat पे restriction रखना बहुत जरूरी है। खास तौर से कुछ फैट ऐसे हैं जिनके बारे में हम खास तौर यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। एक होता है ट्रांस फैट। इट इज अ सिंथेटिक वेजिटेबल फैट, जिसको हम लोग डालडा के नाम से भी जानते हैं और भी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये हाइड्रोजनेटेड फैट होता है विच इज वाइडली यूज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल द फास्ट फूड्स एंड स्नैक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जब इसको डाइजेस्ट करते हैं तो ये जाके एक्टोपिक साइट्स पे जाके इकट्ठा हो जाता है। और खास बात यह है कि वंस दे आर डिपॉजिटेड इन दीज एक्टोपिक साइट्स, उनको वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड एंड दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट। And moreover, the trans fat promotes the growth of harmful gut microbiota, which may further contribute to the inflammatory state. As we already know, because of the excessive free fatty acid, excess of hypertrophied fat, there's a lot of adipokines are being released, which are inflammatory in nature. Dietary fructose. आज के जमाने में fructose का consumption बहुत बढ़ गया है, and it has been linked with an epidemic increase in obesity, fatty liver, diabetes, and metabolic syndrome. खास बात यह है कि फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट, so it does not affect increase the release of insulin or leptin, nor does it suppress the hunger hormone ghrelin. So अगर आपने ग्लूकोज लिया तो शायद आपका हंगर हार्मोन कम हो जाएगा ग्रेलिन का, लेकिन अगर आपने फ्रक्टोज के फॉर्म ऑफ एनर्जी ली है तो इससे आपकी हंगर सेटाइटी इज नॉट टेकन केयर ऑफ. सो इट डज नॉट रिड्यूस द सेटाइटी, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज कंजम्पशन. फर्दर कंजम्पशन आपका कैलोरीज का बढ़ता जाएगा क्योंकि आपकी सेटाइटी नहीं ठीक होगी. इट इज रैपिडली एक्सट्रैक्टेड बाय द लिवर, तो सीधे लिवर के अंदर जाता है एंड कॉजेज 100% de novo lipogenesis in the liver. So fructose is a dangerous product. We need to curtail on the amount of fructose that we are taking to avoid this ectopic fat deposition. Adipokines, secretion of potent endocrine hormones from adipose tissue is another approach to treat insulin resistant obesity. अगर हम इन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं जो एडिपोसिटी को कम कर बढ़ाता है और एक्टोपिक फैट को कम करता है, तो ऐसा इंपॉर्टेंट एडिपोकाइन होता है एडिपोनेक्टिन. It acts like a peripheral starvation signal, promoting the storage of triglyceride preferentially in adipose tissue. वो क्या करता है? फैट को एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर करता है, ना कि एक्टोपिक टिश्यू में. इस तरह हम एक्टोपिक फैट डिपो से बच पाते हैं. बहुत अच्छा एग्जांपल है टीजीडीज का. हमारे पास पायोग्लिटाजोन दवा है. पायोग्लिटाजोन भी एडिपोनेक्टिन के लेवल को बढ़ाती है. तो एक मेथड इसको हम एक्टोपिक फैट कम करने का है बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एडिपोनेक्टिन, व्हिच देन डाइवर्ट्स these excess fat from the ectopic areas into the adipose tissues. This will dramatically reduce the ectopic fat deposition and improves the insulin sensitivity. So we know that pioglitazone is a wonderful insulin sensitizer. अगर एडिपोनेक्टिन को आप देखेंगे तो एडिपोज टिश्यू से निकलने वाला एडिपोनेक्टिन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बढ़ा देता है जो कि इनकम्प्लीट रहता है इन द मसल्स, और ट्राइग्लिसराइड का deposition कम कर देता है and improves the insulin sensitivity. And that same thing nearly happens in the liver cells as well. Free fatty acid efflux कम होता है, increased free fatty acid oxidation, decreased glucose, decreased triglyceride, and there's increased insulin sensitivity, as well as it also helps in reducing the vascular inflammation. एक और एडिपोकाइन होता है लेप्टिन. लेप्टिन को हमने देखा है कि लेप्टिन को अगर हम किसी वजह से लेप्टिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो drops in energy expenditure is usually seen with weight loss and increased 24-hour fat oxidation by more than 3 times.
HIV थेरेपी के साथ भी देखा गया है, जहां पे लाइपोएट्रोफी होती है, जहां पे लिपिड स्टोरेज एब्डोमिनल एडिपोज टिश्यू में होने लगता है, बफलो हम्प बन जाता है, खासतौर से ट्रीटमेंट विद ज़िडोगोडिन। In some consideration of these metabolic abnormalities consistent with ectopic fat storage hypothesis. Or all these three states, including those with treatment with retroviral therapy, HIV and leptin deficiency, इन सब को अगर हम लेप्टिन देते हैं तो इन सब में देखा गया है कि ectopic storage का रिवर्सल होने लगता है. तो leptin is again an experimental substance which can be used to reduce the ectopic fat. लेप्टिन के रिप्लेसमेंट से हाइपरफेजिया कम हो जाएगा, एक्टोपिक लिपिड कम हो जाएंगे, डायसाइलग्लिसरॉल की एक्टिविटी कम हो जाएगी, both in the liver and the muscle cells. The hepatic insulin sensitivity also improves, the muscle insulin sensitivity also improves. Pioglitazone. Now, pioglitazone reduces the hepatic steatosis and improves insulin sensitivity in muscle and liver by enhancing adipocyte differentiation. How does it do it? It converts the hypertrophied fat cells into hyperplastic fat cells. So fat cells क्या हो जाते हैं? वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं. There is action because of peroxisome proliferating effect of the pioglitazone. और उसकी वजह से ये सेल्स एक बार फिर से एडिपोज टिश्यू एक्टिव हो जाते हैं और फिर से जो है ये फैट को अपने अंदर लेने लगते हैं, जो कि हाइपरट्रोफिड स्टेट में नहीं कर पा रहे थे. So this way, the ectopic lipid is shifted from the muscle and the liver into the subcutaneous adipose tissue. तो subcutaneous adipose tissue तो बढ़ता चला जाता है, इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि pioglitazone दिया तो वेट बढ़ गया, लेकिन this is for good because that subcutaneous fat that is now become visible, which was not there, the fat has come from where? From the visceral organs, from the muscles, where it was producing a havoc in form of creating insulin resistance. वहां से वो खींच के वो फैट को हम subcutaneous fat के लेके आ गए. मरीज तो हमारा मोटा हो रहा है, लेकिन अच्छे के लिए मोटा हो रहा है. Now look at this diagram that shows the actual situation of a type 2 diabetic patient with a high triglyceride, very high free fatty acid level, intramuscular fat deposit हो गया, intrahepatic fat हो गया, intraarterial fat हो गया, intraabdominal जो है momentum और mesentery में भी सब fat deposit हो गया, subcutaneous fat बहुत कम है. TCD दिया तो उसको just the opposite हो गया. देखिए ट्राइग्लिसराइड कम हो गया, फ्री फैटी एसिड का सर्कुलेशन कम हो गया, मसल से फैट गायब हो गया, लिवर से फैट गायब हो गया, इवन दी इनटू द मोमेंटम और मेसेंट्री से भी गायब हो गया, इंट्रा आर्टीरियल कम हो गया, और कहां चला गया वो? इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू व्हिच इज मच मोर सेफर मेटाबॉलिकली. एंड इवन दो द पेशेंट अपीयर्स टू बी मच मोर फैटर, मोर ओबीज, जिसको हम लोग कह सकते हैं तोंदू हो गया है, लेकिन फॉर द बेटर ऑफ द पेशेंट. Another way which we can reduce lipolysis is targeting the lipolysis. Excess lipids कहाँ से आ रहा है? वो from the adipose tissue से, और वहां पे lipolysis हो रही है. उस lipolysis को जो कि marked होती है in type 2 diabetes and obesity, और इंसुलिन क्योंकि वहां पे एक्ट नहीं कर पा रही है और lipolysis को रोक नहीं पा रही है, इसलिए फैट बराबर फ्री फैटी एसिड निकाल के दे जा रहे हैं, और हमारे पास कोई वजह नहीं है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको हम हैंडल कर सकें. तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फैटी एसिड का जो सर्कुलेशन है, जो कि हम फेड स्टेट में कम हो जाना चाहिए, लेकिन वो कम नहीं होता है. तो उस स्टेट को वापस लाना है, सर्कुलेशन को उस सिस्टम से बनाना है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त हमारा फ्री फैटी एसिड प्रोडक्शन कम हो जाए. जब हम सोते हैं या हम रेस्ट करते हैं या फास्टिंग स्टेट में हैं, उसमें हम फ्री फैटी एसिड का इस्तेमाल कर सकें, जिसको बेसिकली हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, उसको वापस लाया जा सके. निकोटिनिक एसिड इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट फॉर हाइपरट्राइग्लिसरीमिया, और अब डिस्कवर किया जा चुका है निकोटिनिक रिसेप्टर HM74, और एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम इसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स ऑफ लाइपोलिसिस क्रिएट कर सकें, जिनका काम हो कि जो एक्सेसिव लाइपोलिसिस टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में हो रही है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसको हम वहां पे ब्लॉक कर सकें. इसके अलावा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स भी होते हैं, एंटी लाइपोलिटिक GPR43. दे आर न्यूअर टारगेट्स, दे आर ऑल एक्सपेरिमेंटल फॉर इंप्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी बाय इनहिबिटिंग लाइपोलिसिस. तो किसी वजह से भी लाइपोलिसिस को अगर हम कम कर सकते हैं, फ्री फैटी एसिड को कम कर सकते हैं, तो हम एक्टोपिक फैट से अपने इन ऑर्गन्स को बचा सकेंगे. Cortisol is also an important factor. Exogenous cortisol administration or overproduction of cortisol due to some disease process, उसमें क्या होता है? Accumulation of visceral fat हो जाता है, जैसे कि आप देखते हैं Cushing's disease में होता है. And if this blockade of local production of cortisol अगर हम कर देते हैं, तो visceral adipose mass कम कर देते हैं. तो now there are therapeutic agents which have been
coming in action, and they're currently in preclinical stage, which block the local production of cortisol in these visceral areas and thereby prevent the deposition of free fatty acid and converting them into triglyceride inside the cells. Very recently, एक बड़ा अच्छा मॉलिक्यूल हमारे पास आया है SGLT2 इनहिबिटर, और कई सारी स्टडीज में आई हैं जिसने देखा है कि SGLT2 इनहिबिटर्स विसरल एडिपोसिटी को कम कर देते हैं, वेट भी कम करते हैं, एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में दे आर वंडरफुल ड्रग्स. We already know so many good things about this drug, but one of them is that it also reduces the visceral adiposity. How far it's going to help in patients with type 2 diabetes in reducing the insulin resistance is still a question mark, but there's a new possibility that is there. Recently, Diabetes Care, May 2019, there was an article with dapagliflozin that SGLT2 inhibitor dapagliflozin reduces liver fat. But unfortunately, they were not able to demonstrate that it affects the tissue insulin sensitivity. But then the options are there and the opportunities are there for us to follow. And let us see how the future holds for these newer drugs. Definitely, once they bring down the liver fat, definitely they will have some effect on the insulin sensitivity as well. Very recently, in editorial in Hepatology, published in August 2021, they are talking about saroglitazar. And we are very happy because saroglitazar is an Indian molecule and has now been used for treatment of NASH. The peroxisome proliferator activated receptor story goes on. Now, this would be a wonderful drug if it can reduce the fatty acids content of the insulin-dependent cells like muscle cells and the liver cells. We already have evidences that it does bring down through this PPAR alpha activity, these fatty acid, and improves the overall insulin resistance as well. Therefore, I think in future, again, this would be a good molecule to look forward to. Summarizing the talk, I think it's been a long talk, but I just wanted to make it more simple, and so I avoided large number of slides. Summarizing it, the ectopic fat in muscle and liver has been found to be important insulin signaling in these insulin sensitive tissues. So insulin sensitive tissues के लिए बहुत important बात हो रही है, और ectopic fat जो है becomes an important marker, an interesting target in prevention and treatment of type 2 diabetes and its cardiovascular consequences. तो अब हमारा टारगेट कहाँ बन रहा है? इन एक्टोपिक फैट को किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह से एक्टोपिक फैट को हम उन टिश्यू से रिमूव करके एक बार फिर से उन टिश्यूज को इंसुलिन सेंसिटिव बना सकें. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, डाइटरी कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस, thiazolidine diones are readily available, and we specifically target the ectopic fat and can transfer triglyceride from visceral compartment into the adipose tissue, and thereby improve the insulin sensitivity in both the skeletal muscle and the liver. Better understanding of the pathophysiological mechanism of ectopic fat deposit in obesity and type 2 diabetes may bring into managing this disease of epidemic proportion in near future. Thank you for your patient listening. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव. आपने एक नए तरह की अपनी स्लाइड्स आप हटा सकते हैं जिससे कि हम लोग आपको और अच्छी तरह देख सकें. तो आपने एक नए तरह की धारणा डायबिटीज के इलाज में बताने का प्रयास किया, और जो सबसे बड़ी बात आपने बताई जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे डॉक्टरों के लिए भी, मरीजों के लिए भी, ये जानना कि मोटापा हर प्रकार का खराब नहीं है. मतलब जो वजन का कम होना, जैसे लोग समझ रहे थे कि पायोबिटाजोन देने से वजन बढ़ जाता है तो वो दवा न दी जाए, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया कि फैट खराब नहीं है, फैट का खराब जगह पर होना खराब. तो अगर फैट सही जगह पर है तो वो हमारे लिए फ्यूचर का काम बनेगा, खराब की चीज नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए भी फैट. हमारे शरीर के तमाम काम ऐसे हैं जो फैट के माध्यम से ही होंगे. तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो आपने आज लोगों को बताया वो यही है कि हमें मधुमेह में जो लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके और कुछ दवाओं का ऐसा चयन किया जाए कि वो हमारे जो आपने खराब फैट बताया है उसको उस स्थान से हटा करके किसी दूसरे अच्छे स्थान पर प्लेस कर सके. अगर ऐसा कोई दवा करती है तो निश्चित रूप से वो दवा बहुत अच्छी होगी. तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, आपकी टॉक की समरी का ही एक पार्ट है और एक बार आप दोबारा उसको कहेंगे, हालांकि आप बता चुके हैं कि वर्तमान में जो हमारे पास OHA हैं
उनमें से कौन सी OHA ऐसी हैं जिनका चयन अगर हम करें तो वो इस फैट को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित कर सकते हैं या इस फैट को कम कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इसमें सबको, जो लोग डायबिटीज को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि काफी हद तक हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर इवन हमारे पास बीटा सेल की डिसफंक्शन हो चुका है, बीटा सेल बहुत कम हो चुके हैं, इंसुलिन बहुत कम हो गई है। अगर हम किसी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर देंगे तो शायद वो इंसुलिन इफेक्टिव हो जाएगी और हमारा हाइपरग्लाइसीमिया बढ़िया कंट्रोल हो जाएगा। हम लोग कुछ दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि हम बीटा सेल सिक्रेटरी फंक्शंस को कैसे इंप्रूव करें, किस तरह से इंसुलिन लेवल बढ़ाएं, किस तरह से हम जो है इंसुलिन का सिक्रीशन फ्रॉम दी पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स बढ़ाएं, बट समहाउ वी आर लीविंग दी इंसुलिन रेजिस्टेंस पार्ट और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, मेटफॉर्मिन हम लोग यूज करते हैं शायद इस वजह से, क्योंकि वो एक जितने भी हमारे रिकमेंडेशंस हैं अथॉरिटीज की तरफ, सब कहते हैं मेटफॉर्मिन यूज करो। बिल्कुल मेटफॉर्मिन यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है विच कॉजेज रिडक्शन इन दी इंसुलिन रेजिस्टेंस। और क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में बेसिक डिफेक्ट अगर आप देखोगे जिसकी बेसिस के ऊपर बीटा सेल डिसफंक्शन बाद में आ रहा है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर हमारा कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कोई भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन बिना इंसुलिन सेंसिटाइजर के है, तो शायद टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स का ट्रीटमेंट आपने ठीक ढंग से नहीं किया। और आपने देखा होगा कि जहां जहां पे किसी भी वजह से हमें इन इंसुलिन सेंसिटाइजर को, चाहे मेटफॉर्मिन हो चाहे पायोग्लिडोजोन हो, इनको जब हम हटा देते हैं तो हमारा कंट्रोल बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार इंसुलिन की डोज बढ़ाते चले जाते हैं और पेशेंट्स कंट्रोल नहीं होते हैं, और जहां हमने वापस पायोग्लिडोजोन और मेटफॉर्मिन कुछ ऐड कर दिया जाता है एंड दे शो रिमार्केबल इंप्रूवमेंट। पायोग्लिडोजोन को मैं खासतौर से यहाँ पे दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, दे आर वंडरफुल ड्रग्स to be used judiciously. Of course, like any other drug that needs to be used, should be used judiciously. किसी भी दवा को हम लोग इस तरह टू एंड फ्रो करके नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हाँ, ये ड्रग ऐसी है जहां पे इंसुलिन सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत अच्छी ड्रग है। और खासतौर से जहां पे फैट की बात आ रही है, जहां पे हम समझ रहे हैं कि पेशेंट के अंदर फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा है, और जैसे कि हमने बताया कि इंडियन पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ मैटरनल मैलन्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ द जीनोटाइप, बिकॉज ऑफ एथनिसिटी, वी हैव वेरी लिटिल सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। हमारा फैट होता ही नहीं, मसल बिल्कुल ढीली होती है, मसल में दम ही नहीं होता, वो सब फैट भरा होता है उनके अंदर और कुछ नहीं। तो ये सारा केस टाइप 2 डायबिटीज के लिए हमको प्रेरित कर रहा है कि हमको टाइप 2 डायबिटीज आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, और हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्सरसाइज करके हम उसको कम कर सकते हैं। पायोग्लिडोजोन इज अ गुड ड्रग, और कुछ हद तक इसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक स्टेट में अगर इस्तेमाल किया जाए, जबकि इसका रिकमेंडेशन अभी नहीं है, लेकिन ये करके खासतौर से जहां पे हम देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर कि एक्टोपिक फैट डिपोजिशन हो गया है और फ्यूचर में डायबिटीज होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्यों ना ऐसी दवाएं देके इनको हम कम कर सकें। मैं अगले प्रश्न के लिए डॉक्टर स्नेहलता वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, वो अगला अपना प्रश्न पूछें, और सभी श्रोताओं से यह निवेदन है कि वो अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में या Q&A में डाल सकते हैं, जिससे कि उनके प्रश्नों का समाधान हो सके। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज सर को मुबारकबाद देना चाहूंगी, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें पूरा समझाया, कुछ हमें नई चीजें बताई, जैसे कि मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा हमें अपना केमिस्ट्री के टाइम में लेके चले गए सर ने पूरा बायोकेमिकल रिएक्शंस बताए। तो मैं मेरा एक क्वेश्चन है कि हाउ विल यू सस्पेक्ट क्लिनिकली वेदर पेशेंट हैव एक्टोपिक फैट डिपोजिशन? सर, आप कैसे क्लिनिकली पेशेंट को कैसे असेस कर सकते हैं कि पेशेंट में एक्टोपिक फैट डिपोजिशन हो रहा है? क्या सर इस पे कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, कुछ हद तक हम आइडिया ले सकते हैं क्लिनिकली भी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी एक्टोपिक फैट डिपोजिशन या विस्रल एडिपोसिटी की पॉसिबिलिटी बढ़ती है तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। अब ये इंटरनेशनली तो ये कहा गया कि 40 इंचेस से ज्यादा अगर किसी पुरुष का वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, और अगर किसी लेडी का 35 इंच से ज्यादा वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, वेस्ट हिप रेशो की बात नहीं कर रहे हैं, वेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, और ये वेस्ट सर्कमफ्रेंस एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि उसके अंदर विस्रल एडिपोसिटी हो रही है और उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो रहा है। ये याद रखिए कि जब हम इसको वेस्ट रेशो नापते हैं तो इसमें हम क्या क्या नाप रहे हैं, सबक्यूटेनियस फैट भी नापा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सबक्यूटेनियस फैट नहीं नाप रहे हैं, सबक्यूटेनियस फैट भी नाप रहे हैं। इसके अलावा हम विस्रल एक्टोपिक फैट भी नाप रहे हैं, और तीसरा हम वो फैट भी नाप रहे हैं जो एडिपोज टिश्यू के अंदर है, कि ओमेंटम और मेजेंट्री के अंदर फैट होता है, वो भी बढ़ जाता है, हम उसको भी नाप रहे हैं।
इसके अलावा फैट हमारे रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू में भी होता है, वहां भी एडिपोज टिश्यू होता है। तो हम बहुत सारा फैट एक साथ नाप रहे हैं जब हम इसको वेस्ट नापते हैं। बट what is important to remember is कि ये जो waist circumference होता है, that has been shown clinically to correlate with investigative process like CT scan and MRI to the ectopic fat. तो जब ये बढ़ता है तो इसका बढ़ने का बहुत बड़ा फैक्टर होता है ectopic fat का डिपोजिशन। जरूरी नहीं कि सिर्फ ectopic fat हो, इन सब में इंक्लूड सब किया जाता है, लेकिन इसका कोरिलेशन सबसे बेस्ट पाया जाता है विद ectopic fat। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, हम नाप के पता कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर 40 इंच से ज्यादा इसकी वेस्ट हो चुकी है, तो शायद इसके अंदर ectopic fat आ चुका होगा। दूसरी चीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस के और फीचर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है इस मरीज के अंदर, तो इसके अंदर साथ साथ एसोसिएटेड ectopic fat डिपोजिशन बिल्कुल हो रहा होगा। फ्री फैटी एसिड एस्टिमेशन, ये सब चीजें जो है वो क्लिनिकली नहीं की जाती हैं, उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो मेथडोलॉजी है इसको फाइनली क्वांटिफाई करने की कितना ectopic फैट है, वो है सीटी स्कैन एंड एमआरआई। उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ओवरऑल कितना फैट है हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर और कितना फैट हमारे ectopic फॉर्म में है। ये दोनों चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड लॉट ऑफ रिसर्च इज बीइंग डन इन ectopic फैट। उसका बेसिक मेथडोलॉजी इज बाय डूइंग दिस। वी डोंट डू बायोप्सीज करके नहीं निकालते हैं कि कितना उसके अंदर फैट आ गया है, हम सिर्फ इस रेडियोलॉजिकल मेथड से उसको काफी हद तक क्लियर कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कितना है। सबसे अच्छी बात यह कि क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, कोरिलेशन है विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो जहां जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वहां पे समझ लीजिए कि जरूर इसमें ectopic फैट डिपोजिशन हो गया होगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो और साइंस होते हैं लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज साथ में मिल रही है आपको, साथ में स्किन टैग्स मिल रहे हैं, साथ में एक्यांथोसिस नाइग्रिकांस मिल रही है जो कि क्लिनिकल साइंस होते हैं फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साथ में एसोसिएटेड ectopic फैट जमा हो रहा होगा। बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी ने बताया कि कैसे हम क्लिनिकली एसेस कर सकते हैं कि ectopic फैट जमा है कि नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एंथ्रोपोमेट्री में उन्होंने वेस्ट सरकमफ्रेंस बताया है। आजकल हम लोग इस बात पर बहुत चर्चा कर रहे हैं कि बीएमआई का समय चला गया। अब जो समय आज है हिंदुस्तान में खासकर वो है ABSI का, बॉडी शेप इंडेक्स, नॉट बीएमआई। तो ABSI एक ऐसा एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स है जिससे हम ectopic फैट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ABSI मतलब हुआ बॉडी शेप इंडेक्स। तो ये एंथ्रोपोमेट्री का नया तरीका है जो खासकर साउथ एशियन कंट्रीज के लिए निकाला गया, क्योंकि हमको पता है हमारी BMI का स्टैंडर्ड जो निकाला WHO ने कहा कि हमारी कंट्री में 22.9 के ऊपर हम ओवरवेट मान लेंगे, और बहुधा BMI धोखा खा जाती है। BMI ectopic और विसरल फैट में और ectopic और दूसरी तरह के फैट में, सबक्यूटेनियस फैट में फर्क नहीं कर पाते। तो अगर हम ABSI करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा इशारा मिलेगा कि हम बात कर रहे हैं ectopic फैट डिपोजिशन। तो बहुत अच्छा चर्चा हुई और बहुत बढ़िया डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने बताया किस प्रकार से अपने हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक नया टूल डेवलप कर सकते हैं और उस टूल के आधार पर दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज, मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं कि क्लिनिकली, एक हमारे डॉक्टर ने पूछा है कि क्लिनिकली कैसे, उन्होंने कहा है कि वो अपने मरीजों में जिसको भी SGLT2 इनहिबिटर देते हैं उस मरीज को वो साथ में पायोग्लूटाजोन जरूर देते हैं। उनका कहना है इससे पायोग्लूटाजोन का जो वेट गेन वाला था वो ऑफसेट हो जाता है और जो पायोग्लूटाजोन का इंसुलिन सेंसिटिविटी का फायदा है वो अच्छा मिलता है। और मुझे याद आ रहा है डिफरेंजो ने जब ये लॉन्च हुई थी SGLT2 इनहिबिटर्स, तो उन्होंने ये बात कही थी, द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी न्यू पेशेंट ऑफ डायबिटीज इन इंडिया शुड बी SGLT2 इनहिबिटर्स प्लस पायोग्लूटाजोन। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा। डिफ्रांजो ने मेटफॉर्मिन के साथ तीनों को ऐड किया था। मेटफॉर्मिन, पायोग्लूटाजोन एंड SGLT2 इनहिबिटर्स, दे आर वंडरफुल ड्रग्स। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो SGLT2 इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं पायोग्लूटाजोन से, दोनों ही ड्रग्स जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, दोनों ही ectopic फैट को कम करने में काम आती हैं। तो जहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको भी कवर करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही ड्रग्स आर इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ये बहुत खास बात है कि दोनों दवाइयों के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो जहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है या इवन इन दोज कंडीशंस वेयर देयर इज लॉट ऑफ इंसुलिनोपेनिया माइट बी हैपनिंग and most of these what you call secretagogues may not be very effective, you may still continue with these drugs because these drugs are not dependent on insulin. ये उसके बगैर काम करती हैं।
बोथ SGLT इनहिबिटर को इंसुलिन की जरूरत नहीं है, पाइग्लिडोजोन को भी इंसुलिन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने लेवल पे जो है इसको ट्रांसफर ऑफ फैट फ्रॉम वन प्लेन टू द अदर उसको सेक्शन में कर रहा है. So this is a very good option. I think we can always use this drugs. I don't think there's any major contraindication of using SGLT inhibitors with pioglitazone. और जैसे बता रहे हैं एडवांटेजेस बहुत सारे हैं. एक एडवांटेज जैसे डॉक्टर ने खुद ही बताया है कि जहां पे आप वेट लॉस SGLT inhibitor का जो है वो काउंटर करता है टू द वेट गेन बाय द pioglitazone. तो इन दोनों चीजों को मिला के कर देंगे शायद पेशेंट को उसकी उतना प्रॉब्लम ना हो. So I think this is a very good option and the suggestion is most welcome. डॉक्टर स्नेहलता जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगी डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव से? अच्छा, जैसे सर आपने बताया कि इसमें जो है फ्री फैटी एसिड्स हैं उनका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काफी ज्यादा हो जाता है. तो क्या कोई एंटीऑक्सीडेंट का कुछ रोल है इसमें कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है जो प्रोन है इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए हम उनको एंटीऑक्सीडेंट दे सकें, या कुछ हमें डाइट जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, तो उनको तो हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हमें अवॉइड करने हैं. तो सर इस पे क्या बताना चाहेंगे सर आप? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज इज हाईली इन्फ्लेमेटरी स्टेट इन इटसेल्फ. वो एक्टोपिक फैट डिपॉजिट हो कि नहीं है उससे कोई मतलब, लेकिन खुद में अपने आप में इट इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेट और इट इज ऑल्सो हाईली ऑक्सीडेटिव स्टेट. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बहुत हाई लेवल में घूम रही होती हैं एंड देयर इज नॉट ओनली अ वेरी हाई ऑक्सीजन लेवल्स, ऑक्सीजन स्पीसीज लेवल्स, बट ऑल्सो द ऑक्सीजन स्कैवेंजर लेवल्स आर वेरी लो. फ्री रेडिकल्स, हाँ, फ्री रेडिकल्स बढ़े होते हैं और जो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स हैं लाइक दी कैटलेज एंड एसओडीज, इनके लेवल बहुत कम होते हैं. तो ये दोनों चीजें मिलती हैं. उसकी वजह से शायद ये रीजन है कि डायबिटिक पेशेंट में काफी हद तक जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज भी होता है. ऑक्सीडेटिव डैमेज बेसिकली डीएनए लेवल पे होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन के लेवल पे भी होता है. तो ये सब चीजें होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं, लेकिन क्या इनको हम एंटीऑक्सीडेंट दे के प्रिवेंट कर सकते हैं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. लार्ज नंबर्स ऑफ स्टडीज हैव बीन डन इन टाइप 2 डायबिटीज यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, बट कोई बहुत डेफिनेटिव रोल इनका नहीं मिल पाया है अभी तक. तो इनका सप्लीमेंट करना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स को इस स्टेट को कम करने के लिए. क्या ये तो मानते हैं कि इसमें एक्सेसिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है डायबिटीज में, लेकिन क्या हम इनको एंटीऑक्सीडेंट देके कम कर सकते हैं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. वी स्टिल डोंट हैव दोज लार्ज स्टडीज व्हिच कंफर्म दिस. लेकिन हाँ, जो चीजें हम कर सकते हैं, जैसे बताया आपने, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे अच्छे कंटेंट विटामिन सी और ई का देते हैं, इनको अपने खाने में रखना चाहिए. और ऐसे भी जिनको डायबिटीज नहीं है उनको भी रखना चाहिए. तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए कोई खास डायबिटीज होने के हमें इंतजार करना है तब हम इसको लें. ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स आर गुड and they tend to what you call cover up the oxygen damage because of the atmospheric oxygen as well. कुछ ना हद तक तो हो ही रहा है बॉडी के अंदर डैमेज, उसको भी एजिंग प्रोसेस को रोकने में काम करेगा. लेकिन हाँ, जहां तक आप एक्टोपिक फैट के लिए बात कर रही हैं, यहाँ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको हम लोग, फैटी एसिड का कंप्लीट होता है बेसिकली बिकॉज द एंजाइम लेवल्स बिकम लेस एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट जिसको ऑक्सीडाइज करना है, इसलिए वो ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट रह जाता है. एंटीऑक्सीडेंट का रोल वहां पे शायद नहीं समझ नहीं आती, वो बात अलग है. लेकिन हाँ, ये जो और चीजों के बारे में बात कर रहे हैं आपकी, बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना चाहिए और अपने खाने को हमको जितना भी स्वस्थ बनाना चाहिए. आई थिंक डॉक्टर नरसिंह वर्मा विल गिव यू बेटर आइडिया अबाउट फूड एंड द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ द फूड. डॉक्टर वर्मा जी, एंटीऑक्सीडेंट के विषय में नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि एक्टोपिक फैट को अगर खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शो किया गया है, अगर वो किया जाए तो एक्टोपिक फैट तेजी से कम होता है. उसमें एक है TRM, टाइम रिस्ट्रिक्टेड मील. अगर हम सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में भोजन सारे खत्म कर दें और लीवर को लंबा समय दें तो लीवर को 13-14 घंटे का रेस्ट मिलेगा, तो एक्टोपिक फैट कम होने लगता है. इसके पक्ष में बहुत सारे वैज्ञानिक आधार भी हैं और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है 30-35 सालों का, मैं कह सकता हूँ. और ये भी कह सकता हूँ कि इस समय वर्ल्ड में काफी ऐसे काम हो रहे हैं, इंक्लूडिंग माय ओन लैब, जहां ये सिद्ध हो चुका है कि लीवर के अंदर फैट कम करना बहुत आसान है अगर हम लीवर को रेस्ट दें. और वो तभी संभव है जब हम अपने फास्टिंग फिजियोलॉजी को हम ज्यादा जोर लगाएं, फास्टिंग फिजियोलॉजी को ट्रेंड करें, तो हमारा पूरा सबस्ट्रेट बदल जाता है.
एक तरह से डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव कई बार इस बात को कह चुके हैं कि SGLT2 इनहिबिटर से जो वजन कम होता है, उसके पीछे जो दूसरे लोग कहते हैं उससे डॉक्टर मनोज बिल्कुल भिन्न बात कहते हैं, जो बिल्कुल सही बात है कि हमारा सबस्ट्रेट एनर्जी का जो यूटिलाइज हो रहा है वो बदल जाता है जब हम SGLT2 इनहिबिटर यूज करते हैं। तो वही काम TRM भी करते हैं। तीनों चीजों को मिला दीजिए तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट परसी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना निश्चित है TRM और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये दोनों बातें इक्टोपिक फैट को कम करती हैं। जी सर। मेरा एक प्रश्न था डॉक्टर बिल्कुल मनोज आप सही से, कह रहे हैं। आपने एक्सरसाइज के विषय में बताया तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन क्या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज पैटर्न है जिससे एक्टोपिक फैट को ज्यादा तेजी से कम किया जा सकता है? मुझे आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हैं हाँ, तो दोनों तरह की एक्सरसाइज होती हैं, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक, जिसको एरोबिक एनारोबिक दोनों तरह की एक्सरसाइज मान सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज की जाती। एक्सरसाइज एज सच जो बताया गया है टाइप 2 डायबिटीज में, वो आप दोनों तरह की एक्सरसाइज को मिला के करना जरूरी। पहले हम लोग कहते थे रेजिस्टेंट एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रेजिस्टेंट एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, जिसमें किसको हम लोग कहते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें कि लेंथ ऑफ द मसल इज नॉट डिस्टर्ब। तो वो एक्सरसाइजेस भी जरूरी हैं वो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब रहा बात कि इनके द्वारा कैसे हम एक्टोपिक फैट को कम करते हैं, probably we are basically causing an increased utilization of the fat. That is what is the basic issue. Whenever we know that we have got storage of fat, extra amount of fat हमारे मसल के अंदर पड़ा हुआ है। हम लोग मसल की बात ज्यादातर करते नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मसल्स आर मेन सोर्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज जो यूटिलाइजेशन हमारा हो रहा है वो मसल्स के थ्रू हो रहा है, और हम मसल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मसल्स हमारे कभी कोई मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की बात ही नहीं करते ना, मसल को हम लोग इंप्रूव करने की बात करते हैं। शायद अगर हमारा स्ट्रेस लिवर और पैनक्रियाज और जो है किडनी से हट के अगर मसल पे चला जाए, तो शायद हम लोग काफी हद तक टाइप 2 डायबिटीज का मैनेजमेंट घर बैठे कर सकते हैं और हमें बहुत हाई फाई दवाइयों की भी जरूरत न पड़े। आई फील दैट मसल इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, especially when we look at the type 2 diabetes। और जब हम लोग देखते हैं कि there's so much of research is available on muscle tissue, आज की इस परिचर्चा का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो यही है जो आपने अभी कहा। अगर मसल्स पर हम ध्यान देते तो शायद डायबिटीज होती ही नहीं। मसल का जब प्रयोग करना हमने कम कर दिया, और फिजियोलॉजी में हम लोग ये भी जानते हैं कि मसल से ऐसी तमाम चीजें निकलती हैं जिनको हम मायोकाइन कहते हैं, मसल्स हार्मोन निकालते हैं। तो ये मायोकाइन हमारे टीलोमियर लेंथ को भी बदल देते हैं। हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं कि मसल अगर जिनकी ज्यादा एक्टिव रही है वो लंबा जीते, क्योंकि टीलोमियर लेंथ उनकी अल्टर नहीं होती। अगर मसल का प्रयोग नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे मायोकाइन हैं जो मसल से नहीं निकलते हैं और टीलोमियर लेंथ कम होती चली जाती है और हमारी उम्र कम होती है। तो जो लोग मसल्स का बहुत प्रयोग करते हैं उनकी उम्र लंबी होती है, उनके मुकाबले जो मसल्स का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी जोड़ दें तो एक्टोपिक फैट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये बेस्ट एक्सरसाइज रिजीम होगी। कम से कम रिकमेंडेशन भी यही कहती हैं कि 7 दिन में 2-3 दिन कम से कम जरूर करें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी। केवल रनिंग, जॉगिंग और भागना, पैदल चलना जिसको लेकर के वॉकिंग की बड़ी बात होती है, वो पर्याप्त नहीं है। वो हार्ट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कार्डियक के अलावा हमारी जो स्केलेटल मसल हैं उनके लिए उतना अच्छा नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि उसको भी हम लोग ध्यान दें, और इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा सजेशन आपने दिया है कि मसल्स को भी हम लोग पूरा ध्यान दें, मसल को नेग्लेक्टेड न रखें, और अगर मसल को नेग्लेक्टेड नहीं रखेंगे तो डायबिटीज का कंट्रोल बढ़िया हो जाएगा। डॉक्टर स्नेहलता जी, एक प्रश्न और आया है Q&A में, आप पूछ लीजिए। Q&A में आया है क्वेश्चन, आप खोल के पूछ लीजिए। अब मैं पूछ लेता हूँ। प्रश्न ये है, डॉक्टर भूपेश चंद्र पांडे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जगन्नाथ की एक डाइट पैटर्न है, वो फोर्स करते हैं कि 2 ही मील लेना है और उससे 2 से ज्यादा मील नहीं लेना है, तो जानना चाहते हैं क्या ये सही है? अब डॉक्टर जगन्नाथ का मील का पैटर्न हमने तो पढ़ा नहीं है, और वो क्यों 2 मील कहते हैं मैं नहीं जानता। डॉक्टर मनोज, आप अपनी बात बताएं।
नहीं, मुझको इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल सही। शायद डॉक्टर साहब खुद अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं तो हम लोग को भी कुछ जानकारी पड़े। जी। ये कोई खास तरह का कोई डाइटरी पैटर्न है तो उसके बारे में हम जाके जरूर पढ़ेंगे। डॉक्टर जगन्नाथ साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट है या कोई उन्होंने ऐसी कोई रिसर्च करी है तो डॉक्टर तो वर्मा मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत, मैं ये जानता हूँ उसके बारे में। जी, मुझे तो थोड़ी बहुत जानकारी है। मैं ये जानता हूँ कि ज्यादातर जगहों पर जब मैं टीआरएम की बात करता हूँ और ये कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मील बार बार ले, तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप 13-14 घंटे लीवर को कहते हैं रेस्ट दीजिए और हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगी। तो ये बात कई बार उठकर मेरे सामने आती है, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं उन लोगों के लिए ये बात कहता हूं जो इंसुलिन पर नहीं है, सल्फोनिलुरिया पर नहीं है, और जो बाकी ड्रग्स है वो हाइपोग्लाइसेमिया नहीं करेंगी। लीवर को आराम देने का मतलब है कि अगर हम समय से भोजन कर लेंगे, 13-14 घंटे लीवर को मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने का मौका देंगे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कि 4 बार इंसुलिन लगा रहे हैं, उनको हम 14 घंटे भूखे रहने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर बात आती है। तो हम लोग का समय काफी हो चुका है। तो डॉक्टर स्नेहलता जी, आपका कोई प्रश्न हो तो हम लोग पूछते हैं डॉक्टर मनोज से, क्योंकि वो भी घड़ी देख रहे हैं। मुझे लगता है उनके पेशेंट भी इंतजार कर रहे हैं। ये जो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो कंसेप्ट है सर, ये जो ओबीस पेशेंट है, इवन जो डायबिटिक नहीं है, उनके लिए भी सर फायदेमंद है, क्योंकि हाँ, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो स्वस्थ मरीजों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए भी है कि मरीजों के लिए नहीं। और जो डॉक्टर जगन्नाथ की डाइट की बात कर रहे थे, मैं जानता हूँ वो दीक्षित डाइट कहलाती है। और पुणे में मैं गया था एक वक्तृता करने, तो वहां पर यह प्रश्न उठा था कि दीक्षित डाइट पैटर्न कहता है कि सर में दिन में 2 मील लेने चाहिए, 10 बजे और 5 बजे, और बीच में कोई मील नहीं लेना चाहिए। तो ये अपना अपना डाइट का पैटर्न है। न्यूट्रिशन का फील्ड इतना ज्यादा विस्तृत है और इतना वेरिड है कि कोई किसी के पास परमानेंट आंसर नहीं है। तो साइंटिफिक फैक्ट की बात हम लोग करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो मनोज सर से, सर क्या कोई ऐसा स्केल है जिससे हम विसरल फैट की रेटिंग कर सकते हैं? इज देयर एनी स्केल फॉर रेटिंग विसरल फैट? विसरल फैट को नापने के लिए, फैट कंटेंट को नापने के लिए जरूर हमारे पास कई सारे मेथडोलॉजी होती हैं। इसको कि एक कहते हैं आपका एक इलेक्ट्रिक करंट अंदर डाल के और उसका इम्पीडेंस चेक कर सकते हैं, वो बताता है कि बॉडी के अंदर फैट कंटेंट कितना है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट किसी बेसिस पे जिसके कि हम लोग कहें क्लासिफिकेशन ऑफ विसरल फैट की ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, 4 है, जैसे कि फैटी लिवर के साथ होता है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। और वो जो ग्रेड 1, 2, 3, 4 की क्लासिफिकेशन जो फैटी लिवर के लिए किया जाता है, इट्स एन अल्ट्रासोनोलॉजिकली बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो बेसिकली शो करता है कि अल्ट्रासाउंड में वो लिवर कितना किडनी से मैच करता है, उसकी अल्ट्रासोनिक डेंसिटी, और कितना नहीं करती है, कितना कम होती है, कितना ज्यादा होती है, उसका क्या रिलेशन है विद डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फैटी लिवर इन फ्यूचर, दैट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर। कि ग्रेड 1 है तो ग्रेड 4 है तो क्या हो जाएगा, उसके साथ में ग्रेड 3 है तो क्या हो जाएगा। आई डोंट थिंक वी हार्डली हैव एनी एविडेंस टू सजेस्ट कि ग्रेड 4 का फैटी लिवर है तो मरीज जब बचना मुश्किल है उसका, या ग्रेड 1 है तो उसको कुछ नहीं होने वाला, इज सेफ। I think we don't have those type of classification. सर मैंने शायद कहीं पढ़ा है कि कोई एक रेटिंग स्केल है जिसमें 0 to 29 उसमें रेट किया गया है, और अगर जो स्कोर आपका 0 to 12 आता है विसरल फैट का, तो दैट मींस यू आर हैविंग अ हेल्दी विसरल फैट। Visceral fat, डेंजरस। yes, तो शायद 19-20 तक जाता है तो उसको डेंजरस मानते हैं, 12 के नीचे जो है उसको लेके चलते हैं कि शायद वो नॉर्मल विसरा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ फैट तो हमारे विसरा में रहेगा ही, कुछ रहता ही है, इट इज नॉट नेग्लिजिबल। जैसे कि डेफिनेशन में भी जो बात हुई थी, वेयर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट इज देयर, वेयर some degree of fat is there, and therefore they are known as ectopic fat sites. तो एक्टोपिक फैट साइट में भी थोड़ा बहुत फैट मसल सेल्स के अंदर भी होता है, इंट्रामस्कुलर भी होता है, बिटवीन द मसल फाइबर्स के बीच में थोड़ा सा फैट होता है, ये सब फैट रहते हैं। तो एक नॉर्मल लिमिट जैसे आपने कहा 11 से 12 तक उसको लेते हैं, 20 के ऊपर अगर है तो आई थिंक वी टेक इट एज मोर सीरियस what you call fat deposition. But correlation with what you call the future and complications and sequelae of these is, I think, we're still not very sure. थैंक यू सर, आज आपने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग की ज्ञानवर्धन किया आपने, और मैं थैंक यू मैं नरसिंह वर्मा सर को, डॉक्टर संजय को और आपको कि मुझे सबके साथ शामिल करने का मौका मिला। थैंक यू सर। तो और अधिक प्रश्न नहीं है
तो डॉक्टर मनोज ने आज इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली पाठशाला के लिए हम लोग तैयार हैं। 6 तारीख को अगली पाठशाला होगी और हमारे दूसरे उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज अग्रवाल उस दिन उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जिन लोगों ने सुना पाठशाला, उन सबका धन्यवाद। और ये क्रम जारी रहेगा और हम लोग भविष्य में और भी तमाम विषयों पर बात करेंगे और हम डॉक्टर मनोज को दोबारा भी बुलाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आज हम लोग को बताया है कि एक नए प्रकार के मेडिकल प्रैक्टिस में हम लोग डायबिटीज के किन बातों का ध्यान रखें। मुझे लगता है इसका इतना अच्छा उन्होंने बताया है कि बहुत से लोग इंसुलिन के साथ भी पायरोग्लूटाथोन को देना चाहेंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि दोनों वजन को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब उसको देंगे साथ में तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो इंसुलिन की डोज हो सकता है कम हो जाए। तो हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मतलब पुराना प्रश्न, ठीक है, तो धन्यवाद। हम लोग अगली पाठशाला की कड़ी में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव। थैंक यू सर। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने Thank you, समय sir. निकाला, जुड़ी, अच्छा लगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। आप लोग हमारे साथ रहे इतनी देर तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नरसिंह वर्मा साहब, आपको एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। कंसेप्ट तो आप ही का है, कंसेप्ट तो आपका ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नमस्कार।